और चलिए ब्रेक के बाद बात होगी उत्तराखंड के खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में बीजेपी के 10 नेताओं को दायित्व यानी दर्जा मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी दी गई है। मुख्यमंत्री धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके थे। अब इसके विधिवत आदेश भी दे दिए गए हैं। पहला, ज्योति प्रसाद गैरोला उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में काम करेंगे। इसके अलावा रमेश गढ़िया भी उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद के हैं। इसके अलावा मधु भट्ट को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के बलराज पासी को अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था का सुरेश भट्ट को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद का कुछ इसी तरह नाम है और 20 नाम इसमें शामिल है। 20 लोगों को लगभग जिम्मेदारी, माफ कीजिएगा, 10 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 20 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की दी गई है और इसमें धामी सरकार का यह फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। लंदन जाने से पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने ये जिम्मेदारियां सौंप दी थी। और आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी एंड टीम के लंदन दौरे का आखिरी दिन है आज। डेलीगेशन ने कई हस्तियों से मुलाकात की है। दिसंबर की इन्वेस्टर समिट को लेकर करार तेज हो गए हैं और कसरत भी बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन प्रवास रंग ला रहा है। लंदन दौरे के तीसरे दिन प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक में अलग अलग कंपनियों के साथ 4800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए हैं। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 अलग अलग MOU में 3800 करोड़ और उषा ब्रैको के साथ 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के MOU साइन किए गए। कयान जेट के साथ उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ और केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU साइन किया गया। कयान जेट औली, व्यारा, बुग्याल और मुनस्यारी में स्कीइंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने को लेकर सहमति बनी है। इसके साथ ही रोपवे के क्षेत्र में उषा ब्रैको लिमिटेड के साथ हरिद्वार और अन्य जनपदों में रोपवे विकसित करने पर सहमति बनी है। तो सीएम धामी ने लंदन दौरे पर उप्रवासी भारतीयों से बातचीत की है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि वो 3 दिन से लंदन में हैं और उनको भरपूर प्यार यहां पर मिल रहा है। उत्तराखंड के लोग उन्हें प्यार और सम्मान दे रहे हैं, जिसके लिए वो अभिभूत हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का विकास ही उनका टारगेट, उनका लक्ष्य है। नमस्कार जी, ओमकारानंद आश्रम अप्रवासी उत्तराखंड के लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से, जैसे हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचे, उनके द्वारा जिस प्रकार से, जिस आत्मीय भाव से यहाँ हमारा स्वागत किया गया, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों ने रोली चंदन लगाकर और हमारे उत्तराखंड का जो हमारी माताएं बहनें किसी मंगल अवसर पर जिस वस्त्र को धारण करती हैं उसको पिछोड़ा बोलते हैं। उस पिछोड़े को धारण करके जिस प्रकार से उन्होंने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यूके में एक और यूके सोसाइटी है। राज्य सरकार अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं स्टार्टअप, ग्रोथ सेंटर और होम स्टे योजना की पहली बार समीक्षा करने जा रही है कि ये योजनाएं रोजगार देने से लेकर राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करने में कितनी कारगर साबित होंगी।
उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ सेंटर जैसी योजना संचालित की जा रही है। तो कोविड के बाद बेरोजगार हुए लोगों के लिए होम स्टे योजना और कुछ नया करने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं लाई गईं। प्रदेश में 112 ग्रोथ सेंटर खोले गए तो 625 होम स्टे और 112 स्टार्टअप भी रजिस्टर्ड किए गए। ये वो नंबर हैं जिनको सरकार ने आर्थिक मदद की। सरकार अब नियोजन विभाग के जरिए करीब 5 साल बाद इन योजनाओं की समीक्षा करने जा रही है। ये तीनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो रोजगार सृजन इससे होता है, दूसरा इससे जो हमारी राज्य की आर्थिकी है, जो लोगों की आर्थिकी है, जो इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको इनका लाभ प्राप्त होता है, उनकी आर्थिकी से राज्य की जो आर्थिकी है उस पर असर आता है, उस पर फर्क आता है, उसकी वृद्धि होती है। हम लोगों ने स्टार्टअप पॉलिसी को एज ए स्टार्टअप ग्रो होते हुए देखा है। अभी की जो रिसेंट पॉलिसी है उसमें मार्केटिंग इंसेंटिव से लेके नीड बेस असिस्टेंस से लेके और जो मंथली अलाउंसेस तक हैं वो सारी चीज़ें हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छे तरह से किया है। प्लानिंग विभाग ऐसे लोगों से सीधे बात करेगा और ये पता लगाया जाएगा कि योजनाओं का कितना फायदा इनको मिला। क्या पॉलिसी में कोई सुधार की जरूरत है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। हम जनपद वाइज इस सर्वे को कर रहे हैं। हमारे 13 जनपदों में हमारे अर्थम संख्याधिकारी और उनके जो अपर संख्याधिकारी और सहायक संख्याधिकारी हैं, सहायक संख्याधिकारी और अपर संख्याधिकारी को हमने सर्वेक्षण के लिए लगाया है और उनसे कहा गया है कि उनका जो सुपरविजन है वो हमारे अर्थम संख्याधिकारी करेंगे और हमारे जो मंडलीय संयुक्त निदेशक हैं वो उनका पर्यवेक्षण करेंगे। सामान्य तौर पर सरकारें नई पॉलिसी तो लाती हैं, लेकिन वो जमीन पर कितनी कामयाब रही इसकी फिर कभी समीक्षा नहीं होती। ऐसा पहली बार होगा जब सरकार लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलौर इलाके में दिल्ली हाईवे पर 4 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी और यहां बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। एचआरडीए का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। चमोली के आपदा प्रभावित गांव पंगनों के 125 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। जिला प्रशासन की टीम आज गांव पहुंची और वहां पर ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान गांव से बाहर विस्थापन की बातचीत की गई। पंगनों गांव में पिछले 3 साल से भूस्खलन हो रहा है और सर्वे के मुताबिक 40 से 50 मीटर गहरी दरार पड़ चुकी है, जिससे कि गांव को कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। लिहाजा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। साथ ही किराए का कमरा लेने वालों को 6 महीने तक सरकार किराया देगी। हर महीने 4000 रुपए का किराया दिया जाएगा। देखिए, जोशीमठ विकासखंड में पंगनों गांव में जो पिछले कुछ टाइम से भूस्खलन की वजह से और आगे जो प्रमुख मांग है कि जो प्रभावित जो परिवार है उनका विस्थापन किया जाए, उसके लिए कार्ययोजना बनाने के लिए तहसील के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। सबसे पहले हमारे गांव वालों की, पूरी गांव वालों की मांग ये थी कि हम लोगों को जो उस चपेट में आ रहे हैं भू दशाओं में, उन लोगों को तुरंत विस्थापित की मांग की जाए। और उसके बाद सबसे प्रथम दूसरी मांग ये थी कि स्कूल तुरंत बनाए दिया जाए। क्या देवभूमि में 90 के दशक वाले खालिस्तान आतंकवाद के बीज अभी भी जिंदा हैं? क्या देवभूमि की शांत धरती का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी देश को हिलाने के लिए, दहलाने के लिए करना चाहते हैं? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंक और आतंकवादियों की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की दस्तक से बुधवार को देहरादून से लेकर ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर तक हलचल रही। एनआईए की टीम ने खालिस्तान आतंकियों से टेरर कनेक्शन के चलते प्रदेश के 2 गन हाउस यानी बंदूक बेचने वालों के यहां छापेमारी की। देहरादून के रॉयल गन हाउस के मालिक परीक्षित नेगी को बाकायदा एनआईए की टीम अपने साथ हिरासत में लेकर दिल्ली चली गई। नेगी का इससे पहले भी टेरर कनेक्शन सामने आया था। उन पर खालिस्तान समर्थकों को बंदूक की गोलियां उपलब्ध कराने का आरोप है।
और चूंकि इनकी कार्रवाई काफी गोपनीय रहती है, तो इस संबंध में जानकारी मिली है कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक जो गन का शॉप थी, जिसके पास वो पूर्व में भी मामले में अरेस्ट हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसी मामले में एनआईए द्वारा यहाँ पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, चूंकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये इस बात की कभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहाँ रेड की गई घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर। एनआईए की दूसरी कार्रवाई ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हुई, जहां आसिम गन हाउस के मालिक शकील अहमद के घर एनआईए की टीम ने बुधवार तड़के दस्तक दे दी। शकील अहमद पर साल 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक में शामिल बदमाशों के साथ ही हाल ही में कुछ खालिस्तानी आतंकियों को भी हथियार सप्लाई करने का आरोप है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। नाभा जेल का ब्रेकआउट की मामला हुआ था आज से कई साल पहले, उसमें एक व्यक्ति जो बंद हुआ था वो वहाँ मूल रूप से बाजपुर का रहने वाला है, जो यहाँ पर आके रह रहा था। उसकी गतिविधियों के संबंध में काफ़ी इनपुट्स इनको मिली थी, वो हमारे को ऑपरेशन के बारे में पूरा इनपुट्स था। दरअसल देहरादून और ऊधम सिंह नगर ये दोनों ही जगहें 1990 के दशक से ही खालिस्तानी आतंक की विचारधारा के समर्थकों का एक सॉफ्ट अड्डा रही है। यहाँ के लोगों का पंजाब और कनाडा से संबंध इस टेरर कनेक्शन को खाद पानी देता रहा है। यही नहीं, कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी भी इन दोनों जगहों पर काली निगाह रखते हैं और एनआईए कार्रवाई की जद में आए 2 गन हाउसेस के मालिक इसका जीता जागता सबूत हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के डोडी ताल में अगोड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और राज्य के वन मंत्री भी इस महोत्सव में शामिल हुए। गणेश उत्सव के रूप में वन मंत्री ने देवडोलियों के दर्शन किए, पारंपरिक नृत्य भी किया। वन मंत्री ने इस दौरान कहा कि कई लोगों को इको टूरिज्म में रोजगार मिल रहा है। साथ ही कहा कि डोडी ताल इलाके के विकास के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत खूबसूरत प्रकृति का नजारा, डोडी ताल और तमाम यहाँ पर जिस तरह से धार्मिक और पर्यटक स्थल है, उसको देखते हुए यहाँ जो संभावनाएं हैं, हमने वन विभाग में निर्णय लिया है। अल्मोड़ा में भी मां नंदा देवी मेले का समापन हो गया और इस मौके पर नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। हजारों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और मां नंदा सुनंदा के दर्शन किए। लोगों ने अपने घरों से मां के डोले पर फूल और अक्षत चढ़ाए। भक्तों ने एक बेटी की तरह मां को विदाई दी है। दुगाल खोला स्थित डोबा नौला में मां की मूर्ति का विसर्जन किया गया। अल्मोड़ा जो है विशेष रूप से मां नंदा का ही स्थान है और यहाँ पर लगभग 200 वर्षों से मां नंदा का डोला निकालने की परंपरा रही है। चंद्रवंशीय राजाओं की कुलदेवी और पहाड़ों की आराध्य मां नंदा सुनंदा को विदा कर दिया गया है। पूरा नैनीताल इस दौरान नंदामय दिखा तो बेटी को विदा करने की झलक भी साफ दिखाई दी है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ की कुलदेवी नंदा बुधवार को अपने मायके से लौट गई। इस दौरान नैनीताल भक्ति में डूबा रहा तो हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। मंदिर से मां नंदा का डोला निकला तो मां के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस दौरान लोक संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिले। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी पहाड़ की आराध्य राज राजेश्वरी कुल देवी को भेंट देकर विदा किया। बेटे को विदा करने का दुख भी लोगों में दिखाई दिया। हालांकि ये मां नंदा की आस्था का नजारा है कि हर कोई इस रंग में रंगा नजर आया। फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। देवताओं का वास है उत्तराखंड में। जी हाँ। किस तरह की फीलिंग इस पूरी भीड़ और इस कल्चर को देख के? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ससुराल तो जारी, लेकिन हमारा तो ऐसा रिश्ता है कि हमारी तो वो दिल में रहती माँ। ससुराल मायके का तो चक्कर ही नहीं है हमारे साथ माँ का। तो बहुत दुख होता है। ये रिवाज है तो रिवाज के अनुसार सांसारिक रिवाज है। मां नंदा सुनंदा पहाड़ की कुल देवी है। साथ ही नंदा को बेटी के रूप में भी माना जाता है।
नैनीताल में 20 सितंबर से महोत्सव शुरू हुआ और 23 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। 6 दिनों की आराधना के बाद पहाड़ की कुलदेवी का नगर भ्रमण हुआ और फिर मां नंदा को कैलाश के लिए विदा कर दिया गया। हजारों की ये भीड़ मां नंदा के प्रति आस्था व्यक्त कर रही है और मां नंदा कैलाश विदा हो रही है तो दुख भी लोगों को उसी तरीके का है। हालांकि कामना ये की जा रही है मां नंदा अगले बरस जल्दी लौट आना। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। उत्तरकाशी पर्यटन के क्षेत्र पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। जिले के पर्यटक स्थल डोडी ताल, हर्षिल, दियारा बुग्याल, नचिकेता ताल, गंगोत्री नेशनल पार्क, गरतांग गली समेत कई अच्छे डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं और इसका दीदार करने के लिए पर्यटक यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि मूलभूत सुविधाओं का अब भी अभाव है। यहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं है, एकदम एनवायरनमेंट के पास हम थे, चिड़िया की आवाज हम सुन पा रहे थे सुबह। सबसे इम्पोर्टेंटली जो सबसे सुंदर मुझे लगा यहाँ का सनराइज, क्योंकि जिस हिसाब से ये जगह है उस हिसाब से ये डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसको डेवलप करने के लिए जो इन सुविधाओं की कमी है तो गवर्नमेंट को उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई विलेज डेवलप करेगा तो उससे स्टेट भी डेवलप करेगा। प्रदेश का कॉर्बेट नेशनल पार्क दुनिया में पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। वहीं पर अब यहां पर दूसरी एक्टिविटी शुरू करने की मांग भी उठने लग गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में गजराज और वनराज के साथ ही अन्य वन्य जीवों के दीदार के लिए लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन पार्क में एक निश्चित संख्या में ही सैलानी जा पाते हैं, जिससे यहाँ आए बहुत से सैलानियों को पार्क में जाने का अवसर नहीं मिल पाता और वो मायूस होकर लौट जाते हैं। ऐसे में अब यहाँ के लोग सफारी के अलावा भी अन्य एक्टिविटी शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे टूरिस्ट को अन्य गतिविधियों में एंगेज किया जा सके। कुल मिला के करीब 5 लाख टूरिस्ट हर साल आ रहा है, लेकिन वो सीधे तौर पे बाजार में या स्थानीय गाँव में नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें कुछ इस तरह की गतिविधियां विकसित करनी पड़ेंगी। लोकल लेवल पे हमें हाट मार्केट जिसमें स्थानीय उत्पाद बिकते हों, स्थानीय लोगों के द्वारा संचालित ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियां हमको बनानी पड़ेंगी जिनको देखने के लिए स्पेशली टूरिस्ट आए। इधर रिजॉर्ट और होटल एसोसिएशन का भी मानना है कि टूरिस्ट के लिए अन्य तरह की गतिविधियों का यहाँ अभाव है, जिससे टूरिस्ट सफारी तक सीमित होकर रह गए हैं। यहाँ टाइगर सफारी और नाइट सफारी की योजनाओं पर भी सरकार को गौर करना चाहिए, जिससे सैलानियों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। काफी टाइम पहले हमारे पास ये जंगल सफारी जिसको टाइगर सफारी के नाम से बोला गया था जिला में लाने का, उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ। पाखरों में शिफ्ट हो गया, उसके बाद बंद हो गया। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे नाइट सफारी का एक पर्टिकुलर जोन डेवलप करके जिससे थोड़ा कॉर्बेट के ऊपर भी प्रेशर कम पड़े और बाहर कुछ ऐसी एक्टिविटीज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। कॉर्बेट में टूरिस्ट वनराज की एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन हर सैलानी को ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में जरूरी है कि पार्क सिर्फ सफारी तक ही सीमित ना होकर रहे, बल्कि दूसरी एक्टिविटी से सैलानियों को रोमांच होना जरूरी है, जिससे राजस्व के साथ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ हाईवे पर बरसात के बाद बने गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। नेशनल हाईवे पर सड़क कटिंग का कार्य भी लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। हेलंग से लेकर जोशीमठ और विष्णुप्रयाग से लेकर गोविंद घाट तक सड़क काफी खतरनाक हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्री वाहनों को सड़कों के गड्ढे परेशान कर रहे हैं। हालांकि एनएच सड़क को ठीक करने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी भी धरातल पर हालत नहीं सुधरे हैं।